हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर में आज हमें पढ़ना है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चल भैया, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप होता है। हमने पढ़ाया था इसके पहले वाले लेक्चर में कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं। फिजन पढ़ा था, फ्रेगमेंटेशन, देन रीजेनरेशन, बर्डिंग और स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये सारे कौन से मेथड हैं? एसेक्सुअल मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप होता है। अब इसमें होता क्या है, पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि प्लांट में दो पार्ट होते हैं। प्लांट की जो बॉडी होती है उसमें दो पार्ट होते हैं। पहले ये सीख लोगे तब आपको समझ में आ जाएगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है क्या। ठीक है, कोई भी प्लांट है, प्लांट्स पार्ट दो होते हैं। ठीक है, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। जैसे समझा रहा हूं ऐसे ही याद रखना है आपको। ठीक है, ये चैप्टर में आगे भी है क्योंकि अभी आगे हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो वहां पे हम बताएंगे कि जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसका? प्लांट का। ठीक है, तो प्लांट में कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। पूरी प्लांट बॉडी पे कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है नाम ही बता रहा है ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। और कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली। ठीक है, तो भैया रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन सा आता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का फ्लावर। कौन सा है? फ्लावर। ठीक है, इसके अलावा वेजिटेटिव पार्ट भैया कौन सा है? वेजिटेटिव पार्ट में रूट, स्टेम और लीफ। रूट, स्टेम और लीफ ये किसमें आ जाएगा? आपका वेजिटेटिव पार्ट में। कौन कौन सा देखना भैया, फिर से देखना। रूट हो गया, इसके अलावा लीफ और स्टेम। ठीक है, ये क्या है? वेजिटेटिव पार्ट है। कौन से पार्ट हैं? वेजिटेटिव। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन सा हो जाएगा? फ्लावर हो जाएगा। रिप्रोडक्टिव पार्ट में फ्लावर आ जाएगा। ये किसके पार्ट हैं? प्लांट्स के पार्ट हैं। इतना समझ में आया? ठीक है, तो जब प्लांट इन वेजिटेटिव पार्ट का यूज करके, मतलब रूट, स्टेम या लीफ का यूज करके एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करे, जब प्लांट रूट, स्टेम या लीफ का यूज करके एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करे तो वही कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या कहलाता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब तो समझ में आ गया होगा। तो प्लांट में दो पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव में रूट, स्टेम और लीफ आ जाएगा और रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन सा आ जाएगा? फ्लावर आ जाएगा। फ्लावर का यूज करके जब रिप्रोडक्शन कर रहा है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। कौन सा होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इसके अलावा वेजिटेटिव पार्ट का यूज करके वो नए प्लांट का फॉर्मेशन कर रहा है तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा। कि वेजिटेटिव पार्ट को यूज करके हम क्या कर रहे हैं? नए प्लांट को प्रोपेगेट कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। बात समझ में आई? चलो देखो, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या हुआ? समझ में आ गया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या हुआ? ठीक है, जब प्लांट अपने वेजिटेटिव पार्ट का यूज करके एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करे तो वही जो प्रोसेस होती है वही कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब भैया वेजिटेटिव पार्ट है कौन सा? बता दिया, प्लांट में दो ही तो पार्ट होते हैं मेन, वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव। ठीक है, वेजिटेटिव में रूट, स्टेम और लीफ, मतलब रूट, स्टेम और लीफ का यूज करके जब नया प्लांट बनाएगा वही होगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या होगा? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इतनी बात समझ में आई? आ जाओ भैया देखो, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, कौन से पार्ट से? वेजिटेटिव पार्ट से।
वेजिटेटिव पार्ट का यूज करके नए प्लांट का फॉर्मेशन करना, नए प्लांट का क्या करना, फॉर्मेशन करना, क्या कहलाता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इतनी बात समझ में आई। एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे रोज, रोज तो किए हो गए यार, रोज जैसे होता है ना, हम क्या करते हैं, रोज का स्टेम काटते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं उसको। रोज का स्टेम जब हमें, मान लो हमें अपने घर के सामने क्या लगाना है, घर में लगाना है, रोज लगाना है, रोज का प्लांट लगाना है, हम क्या करेंगे, कोई सीड लाएंगे क्या, उसका सीड होता ही नहीं भैया, सीड होता ही नहीं, तो कैसे लगाते हैं, हम क्या करते हैं, स्टेम काट लेते हैं, कहीं साइड वाले के घर में लगा है, किसी के यहाँ लगा हुआ है, हम क्या करते हैं, उसका स्टेम काट लेते हैं और लाके घर पे लगा देते हैं। कुछ दिन बाद उसमें रूट और स्टेम आने लगती है, बोलो कि रूट और सूट वगैरह वहां पे आने लगते हैं। तो क्या हुआ, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ना, स्टेम का यूज करके, स्टेम का यूज करके आप नया प्लांट तैयार कर रहे हो। इसी प्रकार गन्ना, गन्ना शुगर केन, ठीक है, शुगर केन में हम क्या करते हैं, स्टेम ही तो लगाते हैं, क्या लगाते हैं, स्टेम लगाते हैं। देखना जैसे ये शुगर केन है, शुगर केन ऐसे होता है ना, जानते हो ना ये, ठीक है, यहां नोड्स है, ये नोड्स बना रहे हैं, नोड, गांठ होती है ना, ठीक है। अब इसको लगाना हो तो क्या करते हैं, इसको ऐसे यहां से ऐसे कट करते हैं, ठीक है। अब इसको कहां पे लगा देंगे, सॉइल में लगा देंगे, ठीक है, और फिर इससे क्या आ जाएगा, एक नया शुगर केन प्लांट आ जाएगा। बात समझ में आया। तो क्या यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट यूज कर रहे हैं, क्या हम फ्लावर का यूज कर रहे हैं क्या, अगर फ्लावर का यूज करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। यहाँ पे हम वेजिटेटिव पार्ट का यूज कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं, वेजिटेटिव पार्ट का। तो वेजिटेटिव पार्ट का यूज करके प्लांट का फॉर्मेशन करना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। तो एग्जाम्पल कौन सा हो गया, शुगर केन हो गया, ये क्या है, ये शुगर केन है, ठीक है। इसके अलावा कौन सा हो गया, रोज हो गया। इसके अलावा बनाना, बनाना, ठीक है, बनाना में भी यूज होता है, हम मैंगो में भी यूज करते हैं। मैंगो का जब प्लांट, कभी अगर देखिए हो गांव वगैरह में जो रहने वाले बच्चे हैं वो ज़्यादातर देखते हैं कि जब नया प्लांट आता है, ठीक है, मैंगो का जब लगाने के लिए आता है ना, जैसे किसी को बाग वगैरह लगानी या आम का पेड़ लगाना है, तो आम का पौधा लेकर आते हैं वो, ठीक है। तो क्या होता है, वो बीज से जुड़ा हुआ होता है, वहां पे ग्राफ्टिंग की गई होती है। क्या किए होते हैं, ग्राफ्टिंग, ठीक है, क्या किए होते हैं, ग्राफ्टिंग किए होते हैं, ठीक है, ये ग्राफ्ट किया गया होता है, ठीक है। तो मैंगो को तो हम ग्राफ्टिंग के थ्रू उसका नया प्लांट तैयार करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, ग्राफ्टिंग। और ग्राफ्टिंग आता किसमें है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। तो मैंगो भी इसका एग्जांपल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मैंगो भी हो गया। इसके अलावा जैसे लेमन हो गया, लेमन में भी हम ऐसे करते हैं, ठीक है। लेमन की फैमिली का है ऑरेंज, तो ऑरेंजेस हो गए, ठीक है। इन सब में क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसके अलावा आप देखे होंगे ग्रेप्स वगैरह में भी, ग्रेप में भी ऐसे किया जाता है, उसका स्टेम लाके लगाया जाता है, ठीक है। तो आओ देखो आगे पढ़ते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज यूज्ड इन द मेथड सच एज लेयरिंग, ठीक है, लेयरिंग में इसको यूज करते हैं हम। इसके अलावा ग्राफ्टिंग में करते हैं, ठीक है, कई सारे प्लांट ग्रो करने के लिए, जैसे कौन कौन सा हो गया, शुगर केन हो गया, रोजेस हो गए, ग्रेप्स हो गए, ठीक है। ये एग्जांपल्स आपको याद रखना है। और एक किसके लिए होता है, एग्रीकल्चरल पर्पजेस के लिए है, किसके लिए है, एग्रीकल्चरल पर्पजेस के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्या है, इसके अलावा सच मेथड्स ऑल्सो मेक्स पॉसिबल द प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट सच एज, जैसे बनाना, ऑरेंजेस, ठीक है, रोज एंड जैस्मिन, ठीक है, दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड, ठीक है। मतलब वो प्लांट जिनके अंदर सीड कैपेसिटी क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, या सीड फॉर्मेशन की जो कैपेसिटी है वो खत्म हो चुकी है, उसमें भी हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यूज करते हैं। उनके वेजिटेटिव पार्ट से हम एक नया प्लांट बनाते हैं, जैसे बनाना हो गया, जैस्मिन वगैरह हो गया, ठीक है, रोजेस वगैरह हो गए। इनको हम कैसे ग्रो करते हैं, इनके वेजिटेटिव पार्ट को यूज करके, क्योंकि इनमें तो सीड होता ही नहीं है। क्या नहीं होता, सीड नहीं होता। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन समझ में आ गया, ठीक है। अब एक दिया गया एनसीईआरटी में और ब्रायोफिलम, कौन सा, ब्रायोफिलम। ये एग्जांपल अलग से याद रखना है। जो ब्रायोफिलम है ये एक नए प्लांट का फॉर्मेशन अपने लीफ के थ्रू करता है। किसके थ्रू करता है, लीफ के थ्रू।
ठीक है। इसकी जो लीफ होती है, लीफ के किनारे पर जो नॉचेस होते हैं, खांच होती है वहां पे, ठीक है, उन नॉचेस पे स्मॉल बड का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? स्मॉल बड का। और वो जो बड है वो ग्रो कर जाती थोड़ी सी, उसके बाद जब ये लीफ से डिटैच हो जाएगा, ये जो लीफ है डिटैच होकर सॉइल पे गिर जाएगी, तो इससे एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां से आ सकता है कि ब्रायोफिलम में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे होता है। तो आप क्या बोलोगे? इट फॉर्म्स अ बड ऑन द मार्जिन ऑफ नॉचेस, ठीक है, या ऑन द नॉचेस प्रेजेंट इन द मार्जिन विच व्हेन डिटैच फ्रॉम द प्लांट फॉर्म्स अ न्यू प्लांट। बात समझ में आई? आओ देखो, तो buds produced in the notches along the leaf margin of bryophyllum falls on soil and develops into new plant, ठीक है। मतलब जो बर्ड फॉर्म होती है लीफ के मार्जिन पे जो नॉचेस होते हैं, ये देखो ना, ये ठीक है, ये मार्जिन पे है ना, ये लीफ की मार्जिन है, इस पे जहां जहां ये नॉचेस हैं वहीं पर क्या फॉर्म हो रहा है? बर्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब जब ये जो बर्ड है जब प्लांट बॉडी से क्या हो जाएगा? डिटैच हो जाएगा, तो इसी से क्या होगा? एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाएगा या न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ब्रायोफिलम में कैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है? थ्रू लीव्स। ये कौन सा प्लांट है जिसमें लीफ के थ्रू प्रोपेगेशन होता है? तो कौन सा हो जाएगा? ब्रायोफिलम हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन से प्लांट है जिनके अंदर सीड कैपेसिटी लॉस हो चुकी है? सीड कैपेसिटी लॉस हो चुकी है बनाना, ऑरेंज, रोज और जैस्मिन। याद रखना है एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, सारे एग्जांपल एनसीईआरटी के हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब जो प्लांट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं, मतलब वो रिप्रोडक्टिव पार्ट यूज नहीं करते, मतलब फ्लावर का यूज नहीं करते, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते, वो अपने वेजिटेटिव पार्ट से ही नया प्लांट बना लेते हैं, उनको फायदा क्या होता है? क्या फायदा है वो देखना है, ठीक है। अब होता क्या है, अगर हम सीड वाले प्लांट से, या बोलो कि सीड से हम प्लांट को ग्रो करेंगे, तो सीड को हम सॉइल में डालें, पहले वो जर्मिनेट करेगा, फिर एक छोटा सा प्लांट निकलेगा, फिर वो धीरे धीरे ग्रो करेगा। और जबकि वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड प्लांट में क्या होता है? उसको जर्मिनेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। जर्मिनेशन वहां पे होता है क्या? वो प्रोसेस तो होती नहीं है। तो यहाँ पे जो जर्मिनेशन में टाइम लग जाता है, स्टार्ट में ग्रोथ उसकी स्लो होती है, फिर धीरे धीरे आगे जाता है, ठीक है, वो टाइम यहाँ पे बच जाता है। किसमें? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। इसका मतलब वो टाइम उसका बच गया, तो ये फ्रूट और फ्लावर उसकी तुलना में पहले देगा, फ्रूट और फ्लावर उसकी तुलना में पहले देगा। अब ये बताओ कौन सा प्लांट बेटर है? मेरे पास एक प्लांट है जिसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग 4 महीने में हो रही है, और एक प्लांट है जिसमें 5 महीने में हो रही है, 5.5 महीने पे हो रही है। कौन सा प्लांट बेटर होगा? जिसमें 4 महीने पे। प्रॉफिट ज्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा यार, टाइम हमारा बचेगा। क्या बचेगा? टाइम बचेगा, ठीक है। तो क्या हो गया? पहला फायदा, वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड या प्लांट रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन बियर फ्लावर एंड फ्रूट अर्लियर, बियर फ्लावर एंड फ्रूट अर्लियर देन दोज फ्रॉम द सीड या दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सीड। मतलब वो प्लांट जो सीड से तैयार किए जाते हैं उनकी तुलना में वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड जो प्लांट होते हैं उनमें फ्रूटनिंग और फ्लावरिंग पहले होती है, तो हमें फायदा होता है, पहला फायदा। दूसरा, जो सीडलेस प्लांट हैं, जो सीडलेस प्लांट है जैसे रोज हो गया, बनाना हो गया, जैस्मिन हो गया, ठीक है, ऑरेंजेस हो गए, ये जो सीडलेस प्लांट हैं इनको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं? प्रिपेयर कर सकते हैं। बात समझ में आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। इट मेक्स पॉसिबल द प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट सच एज बनाना, रोज, ऑरेंजेस एंड जास्मिन, ठीक है, दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड, ठीक है। मतलब वो प्लांट जिनके अंदर सीड कैपेसिटी गायब हो चुकी है उनको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और तीसरा फायदा, यहां पे क्या होता है कि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से हम नया प्लांट बना रहे हैं, और वेजिटेटिव पार्ट में माइटोसिस होती है। कौन सा सेल डिवीजन होता है? माइटोसिस। और माइटोसिस में वेरिएशन नहीं आता है। क्या नहीं आता है? वेरिएशन नहीं आता है। अगर वेजिटेटिव पार्ट से प्लांट तैयार किया जा रहा है तो हूबहू जो नया प्लांट होगा वो पेरेंट के जैसे होगा। किसके जैसे होगा? पेरेंट के जैसे होगा। तो जैसा जेनेटिकल कॉम्बिनेशन होगा पेरेंट का, वही जेनेटिकल कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पे ऑफस्प्रिंग का, या बोलो न्यू प्लांट का।
तो जेनेटिकली सिमिलर होगा। कैसा होगा? जेनेटिकली सिमिलर होगा, मतलब उसमें वेरिएशन नहीं होगा। ठीक है, तो देखो इट प्रिजर्व्स द सुपीरियर वैरायटी ऑफ जीन्स, मतलब अगर प्लांट के पास सुपीरियर वैरायटी का जीन अवेलेबल है तो उसके थ्रू उसको हम जनरेशन बाय जनरेशन प्रिजर्व कर सकते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे हम हेरिडिटी। हेरिडिटी में हम देखेंगे जनरेशन बाय जनरेशन, वहां पे सेग्रीगेशन होता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई प्लांट कर रहा है तो गैमीट फॉर्मेशन के समय सेग्रीगेशन हो जाता है जीन्स का। क्या हो जाता है? सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब सेपरेट हो जाना, सेग्रीगेट हो जाना। अब हमने बताओ बड़े मुश्किल से मान लो कोई एक प्लांट ऐसा तैयार किया था जो बहुत सुपीरियर क्वालिटी का था, सुपीरियर क्वालिटी का था, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हमने उसको तैयार किया, और अगर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा दिया वहां पे, तो नेक्स्ट जनरेशन में वो जो जीन हम वहां पे लेकर आए थे सुपीरियर क्वालिटी का अलग अलग प्लांट से, वो क्या हो जाएगा? सेग्रीगेट हो जाएगा। तो क्या आप ये चाहोगे क्या कि आप जो सुपीरियर क्वालिटी का जो जीन तैयार किए हो या प्लांट जो तैयार किए हो वो वहां से खत्म हो जाए या वो सेपरेट हो जाए? नहीं। बात समझ में आई? तो ये क्या करता है, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड प्लांट होते हैं उनमें सुपीरियर वैरायटी के जो जीन्स होते हैं वो प्रिजर्व्ड रहते हैं। क्या रहते हैं? प्रिजर्व रहते हैं, क्योंकि इनमें वेरिएशन नहीं आता है, क्योंकि इनमें वेरिएशन नहीं आता है, बिकॉज नो वेरिएशन टेक्स प्लेस, या नो सेग्रीगेशन टेक्स प्लेस। भैया सेग्रीगेशन क्या होता है वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, टेक्स प्लीज, वो चैप्टर पढ़ेंगे तो ये और समझ में आ जाएगा, सुपीरियर क्वालिटी वाला जी। ठीक है, तो ये तीन क्या हो गए? एडवांटेजेस हो गए। होते तो कई सारे और हैं लेकिन बस तीन इनफ है। ठीक है, पहला वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड प्लांट जो है इनमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग पहले होती है सीड वाले प्लांट की तुलना में। दूसरा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू हम सीडलेस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तीसरा, सुपीरियर क्वालिटी के जीन को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एडवांटेजेस हो गया। अब इनके कुछ यार डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। क्या है? कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे अगर मान लो पेरेंट को कोई डिजीज हुई, पेरेंट को कोई डिजीज हुई, या बोलो पेरेंट प्लांट को अगर कोई डिजीज है तो वो तो इंडिविजुअल मतलब ऑफस्प्रिंग वाले में भी चला जाएगा या न्यू प्लांट में भी चला जाएगा। तो पेरेंट से जो उनमें जो क्या बोलते हैं डिजीजेस होती हैं उनके भी ट्रांसफर होने के चांस पूरे रहते हैं। नुकसान है। इसके अलावा वेरिएशन नहीं आता है। क्या नहीं आता है? वेरिएशन नहीं आता है। और वेरिएशन नहीं है तो ये नए हैबिटाट में अडॉप्ट नहीं कर सकता है। जिस हैबिटाट में वहीं पे वो रह सकता है, नए हैबिटाट में वो अडॉप्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके अंदर तो वेरिएशन ही नहीं है। क्या नहीं है? वेरिएशन नहीं है। तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? नुकसान हुआ। ठीक, आओ देखो, डिजीज ऑफ द पेरेंट प्लांट गेट ट्रांसफर टू द यंग प्लांट। ठीक है, जो डिजीजेस होते हैं, क्या होते हैं? डिजीजेस, वो क्या होते हैं? ट्रांसफर्ड होते हैं। क्या होते हैं? ट्रांसफर्ड होते हैं। किसको? यंग प्लांट को। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इसके अलावा इनकी एडॉप्टेबिलिटी, भैया वेरिएशन है नहीं तो नई जगह पर ये अडॉप्ट हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे। देखो जरा, देयर इज लेस एडेप्टेबिलिटी टू नेवर, नेवर मतलब नए, ठीक है, इन्वायरमेंट एज नो जेनेटिक वेरिएशन अकर्स इन दीज प्लांट्स। क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं होता है तो नई जगह पर ये अडॉप्ट नहीं कर सकते, ये नए इन्वायरमेंट में अडॉप्ट नहीं कर सकते। जिस इन्वायरमेंट में है, जिस हैबिटाट में है, केवल ये वहीं पर सर्वाइव कर सकते हैं बस, क्योंकि नए हैबिटाट के लिए तो इनके पास वेरिएशन ही नहीं है। और वेरिएशन क्या करता है? इंडिविजुअल को नए हैबिटाट में सर्वाइव कराने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, नाइदर न्यू कैरेक्टर्स अपीयर्स नॉर अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स आर एलिमिनेटेड। ना तो यहाँ पे नए कैरेक्टर आते हैं, ना तो जो अनडिजायरेबल कैरेक्टर हैं, मतलब जो बेकार के कैरेक्टर हैं जिनको हम नहीं चाहते प्लांट में, ना तो वो एलिमिनेट होंगे। तो ना तो नए कैरेक्टर आएंगे, ना तो अनडिजायरेबल कैरेक्टर जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है वो कैरेक्टर एलिमिनेट भी नहीं होंगे। बात समझ में आया? तो ये नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? ये डिसएडवांटेज हुआ किसका? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। इतनी बात समझ में आई? तो ये खत्म होता है हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या है? स्पोर फॉर्मेशन। छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। जो स्पोर फॉर्मेशन होता है ये फंगस पे होता है।
वैसे तो कुछ प्लांट पे भी होता है, वो क्लास 11th में आप जाओगे तो वहाँ पे हम पढ़ाएंगे प्लांट किंगडम, चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम, ठीक है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ेंगे फंजाई, ठीक है। हम पढ़ेंगे कि फंजाई में स्पोर बनता है, क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, क्राइसोफाइट्स वगैरह पढ़ेंगे। क्राइसोफाइट क्या, स्लाइम मोल्ड, ठीक है, उन सब में भी पाए जाते हैं, उनमें भी स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्लांट होते हैं जैसे एल्गी हो गई, ब्रायोफाइट हो गए, टेरिडोफाइट हो गए, जिम्नोस्पर्म हो गए, एंजियोस्पर्म हो गए, सभी में स्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। वो हम पढ़ेंगे कहाँ पे, क्लास 11th में। और क्लास 12th में एक चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1, ठीक है। आओ देखो जरा, तो स्पोर फॉर्मेशन जो होता है ये भी ए सेक्सुअल का ही एक टाइप है। किसका टाइप है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है। इनमें स्पोर्स बनते हैं, क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। वो भी एक पर्टिकुलर पार्ट में बनते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। स्पोर का फॉर्मेशन कहीं पर भी नहीं होता है, अभी बहुत ज्यादा डिटेल में है नहीं, बस थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। और देखो एक चीज जो बता रहे इसको ऐसे याद रखना, ऐसा मतलब होता नहीं है, बस याद करने के लिए है। किसके लिए है, याद करने के लिए। ठीक है, आप याद रखोगे एंजिया, एंजिया का मतलब आसियाना, आसियाना मतलब जहां पे कोई रहता है। ठीक है, एंजिया का मतलब क्या याद रखोगे, आसियाना। जैसे मेरा नाम है नीरज, ठीक है, हमारा जो आसियाना है क्या बोल सकते हैं, नीरेंजिया। क्या बोल सकते हैं, नीरेंजिया। स्पोर जहां पे रहेगा स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया। हम जहां पे रहेंगे नीरेंजिया, आप जहां पे रहोगे आपका जो नाम होगा उसके आगे एंजिया। ठीक, हमेशा याद रखना है, क्लास 11th में भी काम आएगा, क्लास 12th में भी काम आएगा। स्पोर का घर स्पोरेंजिया। स्पोर बनता किससे, अपनी मम्मी सेल से। किससे बनता है, अपनी मम्मी सेल से। स्पोर मदर सेल होती है, अभी तो है नहीं, वो क्लास 11 क्लास 12 में पढ़ाते हैं। तो स्पोर का फॉर्मेशन कोई पूछे किससे होता है, उसकी मम्मी सेल से होता है। स्पोर का फॉर्मेशन उसकी मम्मी सेल से, उसकी मम्मी सेल मतलब स्पोर की मम्मी सेल, मतलब स्पोर मदर सेल। तो स्पोर मदर सेल से किसका फॉर्मेशन होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होगा। स्पोर रहते कहां पर है, स्पोरेंजिया में रहते हैं, तो उनकी मम्मी भी कहां पे रहेंगी, स्पोरेंजिया में रहेंगी। जहां मम्मी वहां पर उनके बच्चे, जहां मम्मी वहीं पर उनके बच्चे। तो स्पोर का घर स्पोरेंजिया। स्पोर बनता है माइक्रो स्पोर, सॉरी माइक्रो नहीं, वो तो क्लास 11th में। स्पोर बनता है स्पोर मदर सेल से। तो स्पोर मदर सेल कहां पे रहेगी, बोलो बोलो, स्पोरेंजिया। समझ में आया। अब स्पोरेंजिया भैया क्या होता है, स्पोरेंजिया क्या होता है, यहां के हिसाब से जो भी आपको पढ़ना है। स्पोरेंजिया एक ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्पोरेंजिया एक ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पे पाया जाता है फंगस में। किसमें, फंगस में। तो फंगस में एक ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर जो कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के टॉप पे पाया जाता है, उसे ही बोला जाता है स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया के अंदर ही स्पोर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। समझ में आया, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, जैसे ये बताया, अगर याद कर लोगे क्लास 11 क्लास 12 तक के लिए आपके लिए हो जाएगा। स्पोर बनता कहां है, अपने घर में बनता है, और उसका घर क्या है, एंजिया का मतलब आसियाना। याद करने के लिए बता रहे हैं ये, ठीक है। तो एंजिया का मतलब आसियाना, और स्पोर का आसियाना स्पोरेंजिया। समझ में आया, जैसे हमारा आसियाना नीरेंजिया, ये हमारा आसियाना है, तो ये हमारा क्या है, हम क्या बोल सकते हैं, नीरेंजिया है ये हमारा। ठीक, आ जाओ देखो, स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन मेनी सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई। ठीक है,
ठीक है। इसके अलावा किसमें होता है ये? सिंपल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में होगा, ये याद रखना, ठीक है। इन दीज ऑर्गेनिजम्स अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नोन एज हाइफा, ठीक है। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हाइफा बोलते हैं। हाइफा मिला करके माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन माइसीलियम आप नहीं याद रखोगे, अगर कोई पढ़ाया हो आपको याद नहीं रखना है। ग्रुप ऑफ हाइफी या ग्रुप ऑफ हाइफा इज नोन एज माइसीलियम। जब कई सारे माइसीलियम मिल जाते हैं, सॉरी कई सारे हाइफा मिल जाते हैं तो उसे ही माइसीलियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माइसीलियम, ठीक है। तो क्या होता है, जो फंगस होते हैं, फंगस पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसे ही क्या बोला जाता है? हाइफा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइफा। हाइफा इनका क्या होता है? वेजिटेटिव पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है। एक चीज और, कहीं पेज खाली है, आ जाओ देखो। जैसे हमने प्लांट पे बात किया तो वैसे ही फंगस में बात कर लेते हैं। फंजाई में, फंजाई में भी दो पार्ट, एक वेजिटेटिव पार्ट दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट। आपके सीबीएसई में क्वेश्चन आया हुआ है इससे, तो याद रखना है इसको। इसका वेजिटेटिव, फंगस में दो ही चीज होती है, हाइफा प्लस स्पोरेंजिया, बस, जो भी आपको याद रखना है। फंगस की बॉडी में कितने? हाइफा और स्पोरेंजिया। तो इसमें जो हाइफा होता है ये इसका वेजिटेटिव पार्ट होता है। हाइफा, हाइफा इसका क्या होता है? वेजिटेटिव पार्ट। और स्पोरेंजिया, जो स्पोरेंजिया होता है इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। हाइफा जो होता है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपको याद रखना है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। दैट बियर a blob like structure at its top, ठीक है। मतलब एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि अपने टॉप पे, ऐसे बोल सकते हो, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें, ठीक है। और इनके टॉप पे एक ब्लॉब लाइक ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये तो हो गया इनका हाइफा हो गया, ये क्या हो गया इनका? हाइफा हो गया। और ये क्या हो गया इनका? स्पोरेंजिया हो गया। क्या हो गया? स्पोरेंजिया, ठीक है। तो स्पोरेंजिया क्या होता है? ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर, ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर in which spores are produced, spores are produced, ठीक है। अगर आपको आता है तो इतना लिखना है, ठीक है। इसको कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। इतना आपको कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है। इतने से ही आपका काम हो जाएगा। स्पोर फॉर्मेशन में आता है, इतने से काम हो जाएगा। बस याद रखना है स्पोर्स जो होते हैं थिक वॉल्ड होते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं? थिक वॉल्ड होते हैं, थिक वॉल्ड। सो इट कैन सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, इतना याद रखना है, ठीक है। कि स्पोर्स क्या होते हैं? थिक वॉल्ड होते हैं और ये अनफेवरेबल कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं? सरवाइव कर सकते हैं, ठीक। और कैसे होते हैं? थिक वॉल्ड। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। आ जाओ देखो, हाइफा है ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर एट देयर टॉप
कॉल्ड स्पोरेंजिया विच कॉन्टेन्स दी स्पोर्स। ये तो हम पीछे ही पढ़ा के जस्ट आ गए, ठीक है। फिर देखो स्पोर्स आर कवर्ड बाई थिक वॉल, स्पोर्स आर कवर्ड बाई थिक वॉल्स, और वो क्या करता है, दैट प्रोटेक्ट देम अंटिल दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द, या दैट प्रोटेक्ट देम। और कब तक प्रोटेक्ट करेगा, जब तक वो किसी मॉइस्ट सरफेस पे नहीं आ जाता। फंगस जो होता है ये इसके लिए, फंगस के लिए एक मिनट, जो फंगस होता है इसके लिए मॉइस्ट और ह्यूमिड इन्वायरमेंट इसके लिए क्या होता है, सुइटेबल कंडीशन होता है। क्या होता है, सुइटेबल कंडीशन। किसके लिए, फंजाई के लिए, या फेवरेबल बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो, फेवरेबल। तो फंजाई के लिए फेवरेबल कंडीशन कौन सा होता है, मॉइस्ट और ह्यूमिड इन्वायरमेंट, ठीक है। तो जब तक ये जो स्पोर्स हैं इनको मॉइस्ट सरफेस नहीं मिल जाती है तब तक ये जर्मिनेट नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब उसके पहले कौन सी कंडीशन है, अनफेवरेबल। तो अनफेवरेबल कंडीशन में वो क्या करते हैं, जो स्पोर्स हैं थिक वॉल की मदद से क्या रहते हैं, बचे रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल फंजाई, फंजाई में भी कौन सा एग्जाम्पल आपको याद रखना है, राइजोपस। और वैसे भी हम डाइजेशन में पढ़ चुके हैं या न्यूट्रिशन में पढ़ चुके हैं। किस में पढ़ चुके हैं, न्यूट्रिशन में। किस एप्रोफिटिक न्यूट्रिशन फंजाई में होता है, मशरूम, ईस्ट और राइजोपस। मशरूम, ईस्ट और राइजोपस। तो यहां पर भी याद रखना, मशरूम, ईस्ट और राइजोपस में स्पोर फॉर्मेशन। तीनों में से कोई आ सकता है, एनसीईआरटी में दिया गया है तो पूछ सकते हो, ठीक है। चलो आज का लास्ट टॉपिक, एडवांटेजेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन के एडवांटेजेस क्या है, तो दो एडवांटेजेस। पहला तो हो चुका है, स्पोर्स कैन सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। किसमें सर्वाइव कर सकते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में। क्यों, क्योंकि स्पोर्स क्या होते हैं, स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल, ठीक है। इसके अलावा जो स्पोर्स होते हैं लाइट वेट के होते हैं। अब लाइट वेट के हैं तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस से आसानी से ट्रांसफर हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, स्पोर्स कैन बी डिस्पर्स्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजिली एज दे आर लाइटर। तो स्पोर्स हल्के होते हैं, तो हल्के हैं तो एयर करंट के थ्रू, किसके थ्रू, एयर करंट के थ्रू वो आसानी से क्या हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं थ्रू एयर करंट। मतलब हवा की जो ये धारा होती है, जो हवा बहती है तो उसके थ्रू एयर से एक प्लेस से दूसरे प्लेस से आसानी से क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं। तो ये फायदा किसका है, स्पोर फॉर्मेशन का। समझ में आया, चलो। तो ये हमारा खत्म होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक हमारा हो चुका है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पहले हम प्लांट में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ह्यूमन बीइंग में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।